वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 4 दिसंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 4 दिसंबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। सबसे पहले तेज जानकारी और नवीनतम क्वेश्चनों के लिए और नवीनतम जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिससे उन्हें आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चर हेरिटेज हेरिटेज कंजर्वेशन की अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कैटेगरी में किस देश की निजामुद्दीन बस्ती ने जगह बनाई? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कैटेगरी में निजामुद्दीन बस्ती ने अपनी जगह बनाई। निजामुद्दीन बस्ती क्षेत्र में आने वाले 3 सांस्कृतिक महत्व की इमारतें 64 खंबा निजामुद्दीन की बावड़ी और जमात खाना मस्जिद के संरक्षण और बस्ती में मूलभूत ढांचागत विकास के लिए चुना गया है। यह आगा खां ट्रस्ट, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दिल्ली शहरी विरासत फाउंडेशन और निजामुद्दीन दरगाह के साथ मिलकर इलाके के विकास कार्यों को संपन्न करा रहे हैं। आगा खां ट्रस्ट के चेयरपर्सन रतीश नंदा ने बताया कि आगा खां ट्रस्ट देश की पहली संस्था है जिसे लगातार 2 वर्षों में यूनेस्को का पुरस्कार मिल रहा है। इलाके में सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व की 3 इमारतों के संरक्षण के लिए दोस्तों यह दिया गया पुरस्कार लोगों के जीवन स्तर में सुधार और पूरे इलाके के ढांचागत उन्नति के लिए दिया गया। यह पुरस्कार 2021 के यूनेस्को पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन में अकेली भारतीय एंट्री रही है इस बस्ती का। दोस्तों, यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस और यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आंद्रे अजाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2024 तक कितने परमाणु रिएक्टर होंगे? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 9 इस प्रश्न का सही उत्तर है। देश में 2024 तक 9 परमाणु रिएक्टर होंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि देश में वर्ष 2024 तक 9 परमाणु रिएक्टर होंगे और एक नई परमाणु परियोजना दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के गोरखपुर में बनेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसके अतिरिक्त 12 संयंत्रों को कोरोना महामारी के दौरान मंजूरी दी गई है। उनकी क्षमता 9000 मेगावाट होगी। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में 5 नए स्थलों की भी पहचान की जा रही है। उन्होंने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि पहले परमाणु संयंत्र आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों तक सीमित थे, लेकिन अब
अब विभाग उत्तर की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में बिजली की बढ़ती मांग के लिए परमाणु ऊर्जा जल्द ही वैकल्पिक या स्वच्छ ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अखिलेश मिश्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। बीएचयू के पूर्व छात्र अखिलेश मिश्र सोमवार को आयरलैंड में भारत के राजदूत बने। अखिलेश मिश्र ने बीएचयू आईआईटी से बीटेक और एमटेक किया। 1982 से 1989 के तात्कालिक आईटी बीएचयू में रहकर पढ़ाई की थी। 1982-86 में बीटेक और 1987-89 में एमटेक किए। दोनों में ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके बाद भारतीय विदेश सेवा परीक्षा में चुने गए और वह विदेश मंत्रालय में डेवलपमेंट पार्टनरशिप के एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके साथ ही नेपाल, भूटान, रोम, अफगानिस्तान व पेरू आदि कई देशों में सेवा दे चुके हैं। उनकी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अलावा भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से वैदिक संस्कृति और शास्त्रीय साहित्य, हिंदी व उर्दू कवि, आध्यात्मिकता, योग और ध्यान में गहरी रुचि है। वह स्पेनिश, इतालवी और नेपाली और भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी के अलावा हिंदी और संस्कृत जानते हैं। उनकी पत्नी का नाम रीति मिश्रा है। उनके 2 बच्चे हैं। श्री मिश्र के पिता प्रोफेसर कामेश्वर नाथ मिश्र सारनाथ में केंद्रीय तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान में प्रोफेसर हैं। वह संस्कृति, तिब्बती, हिंदू और बौद्ध साहित्य दर्शन के विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में चर्चित ला पलामा ज्वालामुखी का विस्फोट कौन देश झेल रहा है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, स्पेन करीब 2 महीने से ज्वालामुखी विस्फोट का कहर झेल रहा है। यहाँ कैनरी आइलैंड में स्थित ला पाल्मा ज्वालामुखी अभी तक शांत नहीं हुआ है। ज्वालामुखी से निकल रहा लावा कैनरी आइलैंड को पार करके अटलांटिक महासागर में पहुंच गया और यहां एक नया डेल्टा बना दिया। जमीन के गर्भ से निकल रहे लावा की वजह से पूरा द्वीप राख पहाड़ों में तब्दील हो चुका है। दोस्तों, 1484 इमारतें जलकर खाक हो गई। लावा की वजह से 48 मीटर ऊंची राख निकल रही है। ज्वालामुखी में 600 मीटर प्रति घंटा की गति से ज्वालामुखी से लावा निकल रहा है। दोस्तों, 50 साल के बाद स्पेन के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। घने धुएं और राख की वजह से उड़ान की सेवा पूरी तरह से बंद है। स्पेन के कैनरी द्वीप पर मंगलवार को ला पाल्मा ज्वालामुखी से बहता लावा, यह लावा सड़कों, घरों को पार करते हुए अटलांटिक महासागर में पहुंच गया, जिससे हजारों इमारतें राख हो गई। दोस्तों, स्पेन के बारे में जानते हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। मुद्रा यूरो है। प्रधानमंत्री स्पेन के पेड्रो सांचेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का
फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर FDMD किसे चुना गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी गीता गोपीनाथन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ मुद्रा कोष की आगामी फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर FDMD के रूप में चयनित की गई। इस पद के लिए जेफ्री ओकामोटो का स्थान लेंगी, जो मार्च 2020 से इस पद पर थे। दोस्तों, गौरतलब है कि भारतीय अमेरिकी गीता गोपीनाथन IMF के इतिहास की पहली मुख्य अर्थशास्त्री हैं। ये अक्टूबर 2018 में इस पद पर नियुक्त थी। IMF के अंतर्गत FDMD एक पोस्ट है। FDMD के रूप में गोपीनाथन निगरानी और संबंधित नीतियों का नेतृत्व करने के साथ साथ अनुसंधान और प्रमुख प्रकाशनों की देखरेख करेंगे। इसके अलावा ये IMF प्रकाशनों के लिए उच्चतम गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देने संबंधी रणनीतियों पर भी काम करेंगी। IMF अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक संगठन है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 190 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवाती तूफान जवाद को 4 दिसंबर 2021 को किस राज्य के तट से टकराने की संभावना है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, ए और बी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पूर्वी तटीय राज्यों पर अब तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के तूफान में बदलने की संभावना है। इसके उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर सुबह 4 दिसंबर की सुबह टकराने की आशंका है। दोस्तों, तब तूफान की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इससे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रभावित होने वाले सभी राज्यों के लिए भविष्यवाणी जारी की है। मानसून के लौटने के बाद पहली बार यह चक्रवात तूफान आ रहा है। दोस्तों, चक्रवाती तूफान के बारे में जानते हैं। अगर किसी आंधी की गति 34 समुद्री मील प्रति घंटे से अधिक है तो इसे एक विशेष नाम देना जरूरी होता है। यही तूफानी हवा अगर 34 मील प्रति घंटे तक पहुंचती है या पार हो जाती है तो इसे चक्रवाती तूफान कहते हैं। चक्रवात का शाब्दिक अर्थ है एक गोले घेरे में घूमती हुई हवा। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हवाओं का स्तंभ भी कहा जाता है। चक्रवात मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दूसरा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। दोस्तों, चक्रवातों का नामकरण और उनके अर्थ। पहला ताउते, जिसका अर्थ है छिपकली, इसे म्यांमार ने रखा। दूसरा इरमा, हैरी पॉटर की किरदार
इसका अर्थ है इसे अमेरिका ने रखा। तीसरा फेलिप, जिसका अर्थ है संत फेलिप, इसको रखा बरमूडा ने। चौथा वर्दा, इसका अर्थ है लाल गुलाब, जिसे पाकिस्तान ने नाम दिया। महासेन, दोस्तों महासेन राजा का नाम है जिसे श्रीलंका ने नाम रखा। और हुदहुद, दोस्तों ये पक्षी का नाम है, इसे ओमान ने नाम दिया। आने वाले चक्रवातों का नामकरण और उनके अर्थ। दोस्तों गुलाब, ये फूल का नाम है, इसे पाकिस्तान ने नाम दिया। शाहीन, इसका अर्थ है गरुड़, जिसे कतर ने नाम रखा। जवाद, जो कि कल 4 दिसंबर को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर आ रहा है। इसका अर्थ है लड़ाई का घोड़ा, इसको सऊदी अरब ने नाम दिया है। सी ट्रैक, दोस्तों यह एक जगह का नाम है, इसे थाईलैंड ने नाम दिया। आशानी, इसका अर्थ है विद्रोही, इसे श्रीलंका ने नाम दिया। मैंडोस, ये इसका अर्थ है सरनेम, इसे यूनाइटेड अरब अमीरात ने नाम दिया। मोचा, ये शहर का नाम है, इसे यमन ने नाम दिया। बीपोराजो, इसका अर्थ होता है आपदा, इसे बांग्लादेश ने नाम दिया। और तेज, इसका अर्थ है उतावला, इसका नामकरण भारत ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किस भारतीय महिला एथलीट को वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अंजू बॉबी जॉर्ज इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत की महान एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को विश्व एथलेटिक्स ने देश में प्रतिभाओं को तराशने व लैंगिक समानता की पैरवी के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार दिया है। विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय हैं अंजू, जिन्होंने पेरिस में 2003 को पदक जीता था। दोस्तों बुधवार रात को सालाना पुरस्कारों के दौरान इस सम्मान के लिए अंजू बॉबी जॉर्ज का चयन किया गया। विश्व एथलेटिक्स ने कहा अंजू बॉबी जॉर्ज अभी भी खेल से जुड़ी हैं। उन्होंने 2016 में युवा लड़कियों के लिए प्रशिक्षण अकादमी खोली, जिसमें कई पदक विजेता निकली हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की सीनियर उपाध्यक्ष होने के नाते वह लगातार लैंगिक समानता की वकालत करती आ रही हैं। वह खेल में भविष्य में नेतृत्व के लिए भी स्कूली लड़कियों का मार्गदर्शन कर रही हैं। अंजू यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हैं। यह पुरस्कार उस महिला को दिया जाता है जिसने अपना जीवन एथलेटिक्स को समर्पित कर दिया। 2019 में शुरू हुआ यह पुरस्कार अंजू से पहले इथियोपिया की दोहरी ओलंपिक चैंपियन डेरातू तूले को मिल चुका है। महान फर्राटा धाविका पीटी उषा को 2019 में खेलों के विकास के लिए उनके योगदान के देखते हुए वेटरन पिन से सम्मानित किया गया था। दोस्तों बॉबी अंजू जॉर्ज की उपलब्धियां। दोस्तों IAAF विश्व चैंपियन पेरिस में 2003 में अंजू जॉर्ज ने कांस्य पदक जीता। 2004 में एथेंस ओलंपिक में बॉबी अंजू जॉर्ज 5वें स्थान पर रही। 2005 में मोनाको में IAAF विश्व एथलेटिक्स फाइनल में स्वर्ण पदक विजेता रही। 2020 में भारतीय एथलेटिक्स
संघ की सीनियर उपाध्यक्ष बनी। भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी समिति में एथलीट आयोग की प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुई। अंजू द्वारा तलाशी गई एथलीट शैली सिंह ने विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप के लंबी कूद में रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पूर्व खिलाड़ियों को 2024 पेरिस ओलंपिक सेल MOC में शामिल किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 7 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी वांग चुंग भूटिया और लंबी कूद की स्टार एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज उन 7 पूर्व खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें 2024 पेरिस ओलंपिक सेल MOC में शामिल किया गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले ओलंपिक चक्र से मिले अनुभव के आधार पर यह फैसला लिया गया। नए सदस्यों में हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदार सिंह, दिग्गज निशानेबाज अंजलि भागवत, पूर्व हॉकी कप्तान और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और ओलंपिक गोल्ड कवरेस्ट के CEO वीरेन रस्किना, बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुरगंडे और टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनिलिसा मेहता शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिनेता पर फिल्माया गया जुबिन नौटियाल का सुपर हिट गीत इस साल YouTube पर सबसे अधिक देखा गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, इमरान हाशमी। दोस्तों, YouTube इंडिया ने गुरुवार को कहा कि अभिनेता इमरान हाशमी पर फिल्माया गया जुबिन नौटियाल का सुपरहिट गीत लुट गए इस साल का सबसे ज़्यादा देखा गया संगीत वीडियो था। इसके अलावा राउंड टू हेल चैनल पर प्रदर्शित 40 मिनट की डरावनी कॉमेडी फिल्म ज़ॉम्बी द लिविंग डेड 2021 में सबसे ज़्यादा ट्रेंड होने वाला वीडियो था। भारत में सबसे ज़्यादा देखे गए 10 संगीत वीडियो में रैपर बादशाह का पानी पानी, यो हनी सिंह का सैया जी, शेरशाह फिल्म का गाना राता लांबिया और गायक बी पराग का बारिश की जाए रहा। YouTube चैनल राउंड टू हेल, जिसके 2,36,00,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, को देश में टॉप 10 क्रिएटर के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इस सूची में टॉप गेमिंग चैनल शीर्ष पर रहा। टॉप 10 वीडियो में TVF एस्पिरेंट का UPSC ऑप्शनल में क्या है, अजय नागर कृत लैंड ऑफ बिग बॉस, आशीष चंचाली द्वारा कृत द मम्मी रिटर्न्स और तारक मेहता का उल्टा चश्मा धारावाहिक के भिड़े जम्प्स ऑफ कैलोरी ने साल के सबसे ज़्यादा ट्रेंड करने वाले 10 वीडियो की सूची में जगह बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, 2023। भारत दरअसल 2022 के G20 समिट का अध्यक्ष इंडोनेशिया है। इसके लिए भारत, इंडोनेशिया और इटली सहित G20 ट्रोइका के 3 देशों में शामिल हो गया।
दरअसल ट्रोइका में शामिल ये तीनों देश G20 के पूर्ववर्ती, वर्तमान, भावी अध्यक्ष होते हैं। इनमें इटली 2021 का, इंडोनेशिया 2022 का और भारत 2023 का अध्यक्ष है। इस ट्रोइका के तहत प्रति वर्ष अध्यक्ष पद ग्रहण करने वाला देश गत वर्ष के अध्यक्ष देश व आगामी अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित कर समूह के एजेंडे के साथ सामंजस्य व निरंतरता कायम रखने का कार्य करता है। इस प्रक्रिया को ही ट्रोइका कहा जाता है। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में अक्टूबर माह में प्रस्तावित है। दोस्तों, इस सम्मेलन की थीम थी रिकवर टूगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर रखी गई। दोस्तों, भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में देश में पहली बार G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। दोस्तों, G20 के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दोस्तों, G20 ग्रुप ऑफ 20, G20 19 देश और यूरोपियन संघ EU का समूह है। दोस्तों, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में की गई। भारत G20 का हिस्सा है। दोस्तों, G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका में 2008 में हुआ था। 15वां G20 सम्मेलन सऊदी अरब में 2020 में हुआ। 16वां G20 सम्मेलन 2021 इटली में हुआ। 17वां G20 सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में होगा। 18वां G20 सम्मेलन 2023 में भारत में होगा। G20 के लिए पीयूष गोयल को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स कंपनी मित्रा की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बनी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नंदिता सिन्हा। नंदिता सिन्हा अमर नगाराय की जगह लेंगी। दोस्तों, कुछ टॉप प्रमुख CEO यूट्यूब के CEO हैं सुजेन वाजिस्की, फेसबुक के CEO है मार्क जुकरबर्ग, ट्विटर के CEO अभी हाल में हुए हैं पराग अग्रवाल, गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई और अमेजन के CEO हैं एंडी जेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी रोहन बोपन्ना इस प्रश्न का सही उत्तर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार के लिए रोहन बोपन्ना को राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी संजीव कौशल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, संजय कौशल हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने। दोस्तों, हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं जो बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मुख्य न्यायाधीश हरियाणा के रविशंकर झा हैं। लोक नृत्य है फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य
खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, धूमर नृत्य, झूमर नृत्य। हरियाणा का 5 पड़ोसी राज्यों से सीमा लगी हुई है: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। लोकसभा की 10 सीट है, राज्यसभा की 5 सीट है, विधानसभा की सीटों की संख्या 90 है। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान कौलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में महाभारत का युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा के गुरुग्राम को मिलेनियम शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर को नागालैंड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 59वां इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी, नागालैंड ने 1 दिसंबर को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। दोस्तों, नागालैंड के बारे में जानते हैं। नागालैंड की स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 उच्च न्यायालय गुवाहाटी के अंतर्गत आता है। जनसंख्या 19,80,610 602। लोकसभा की सीट है 1, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट 60। कुल जिलों की संख्या 11, जन घनत्व है 119, लिंगानुपात 931। दोस्तों, नागालैंड के प्रथम मुख्यमंत्री पी सीलू एरो। भाषा नागालैंड की भाषा अंग्रेजी। नदियां हैं दोआंग, दीखू, झाजी। जनजातियां हैं नागा, नेबोई नागा, आगामी, मिकिर, चांगसुकी। प्रमुख उत्सव है हॉर्नबिल उत्सव। मुख्यमंत्री नागालैंड के नेफ्यू रियो है, जो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंधित हैं। मुख्य न्यायाधीश नागालैंड के सुधांशु धूलिया हैं। नागालैंड की सीमा 3 पड़ोसी राज्यों से मिली हुई है: अरुणाचल, असम, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी दिवस की 37वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 2 दिसंबर 2021 को। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों की याद और प्रदूषण नियंत्रण कृत्यों के महत्व से हर व्यक्ति को अवगत कराने के लिए 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में चिन्हित किया गया। दिसंबर 2021 को भोपाल गैस त्रासदी के 37 वर्ष पूरे हो गए। 2021 का थीम था राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड, दोस्तों परिवर्तित नाम है, डाउ केमिकल कंपनी के प्लांट में मिथाइल आइसोनेट गैस का रिसाव हुआ। मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र CH3NCO है। इस घटना में दोस्तों हजारों लोगों की मौतें हो गई और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी के लिए, नवीनतम ज्ञान के लिए, नवीनतम सामान्य ज्ञान के लिए, नवीनतम समाचारों के लिए आप लोग स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, इस वीडियो को कम से कम 5 गरीब साथियों को फॉरवर्ड करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।